हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है बर्लिन की दीवार। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से 45 तक, उसके बाद दो महाशक्तियाँ उभर कर आई थी। यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन था। इन्होंने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी का जो मेन लीडर था वो था सोवियत संघ और पश्चिमी का मेन लीडर अमेरिका। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी एक देश था और जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं। पश्चिमी यानी कि अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी और पूर्वी यानी कि सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के विभाजन का प्रतीक थी। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई आम जनता द्वारा। नेक्स्ट, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन से है। नेक्स्ट, सोवियत संघ का जन्म, व्यवस्था और प्रणाली। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, हुई थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। यह क्रांति समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी, जिसके नायक व्लादिमीर लेनिन थे। यानी कि जो समाजवादी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, इसके नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है दूसरी दुनिया के देश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पर ढाला गया। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पर ढाला गया था और देशों के इसी समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट या फिर खेमे के देश कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। सोवियत संघ के विघटन के कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। यानी कि सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी का राज था, कम्युनिस्ट पार्टी का। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों पर, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना और रूस की प्रमुखता थी। क्योंकि जो सोवियत संघ था वो 15 देशों से मिलकर बना था और जो रूस की थी वो ज़्यादा चलती थी, इसलिए जो और देश थे उन्हें लगा कि उन्हें इग्नोर करा जा रहा है, इसलिए सोवियत संघ के विघटन का कारण था वो भी। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना यानी कि तानाशाह होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेही न होना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम: शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ की समाप्ति, विचारधाराओं की लड़ाई का अंत, एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिकी वर्चस्व, सोवियत संघ का टूटना, नए देशों का उदय। क्योंकि जब सोवियत संघ टूट गया तो नए देशों का उदय हुआ, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्य से मिलकर बना था और ये देश स्वतंत्र थे, ये किसी भी संघ में जाकर मिल सकते थे, इसलिए नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया क्योंकि रूस की ज़्यादा चलती थी। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। सोवियत संघ जब टूट गया तो सोवियत संघ की जो समाजवादी विचारधारा थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद अपनाना था। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। जब सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे तो ऐसे में कुछ देशों में शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया था और समाजवादी विचारधारा अच्छी नहीं थी, ऐसा कुछ का कहना था, तो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जाने लगी। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं: मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, यानी कि सत्ता का जो प्रमुख रूप था वो निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, यानी कि फ्री ट्रेड को अपनाना, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई थी तो इसमें क्या होता है, ट्रेड होता है।
मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई, क्योंकि इसमें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा उठा, यानी कि पूरा तहस नहस हो गया। 90% जो उद्योग थे उनको निजी कंपनियों को बेचा गया, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को बेचा गया। महत्वपूर्ण उद्योग को काफ़ी कम कीमत औने पौने दाम पर बेचा गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, यानी कि जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उन्हें काफ़ी कम कीमत पर बेचा गया, तो इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, क्योंकि जो रूस की मुद्रा थी रूबल उसमें गिरावट हुई, महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। पहले ये निर्यात करता था, पर जब इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई तो खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। सरकारी रियायतें समाप्त कर दी गई। सरकारी रियायतें वो होती हैं कि कुछ वस्तुओं को कम कीमत पर बेचा जाता है, तो उसको समाप्त कर दिया गया। अमीर और गरीब लोगों में तीखा विभाजन, यानी कि अमीर जो था वो और अमीर बन गया और गरीब जो था वो और गरीब बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।